सो मच सर, थैंक यू। वेलकम। तो हम इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ओके लाइफ केयर की जो शुरुआत है, वो जब ये डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस आई सितंबर में 2016 की, वो सन था। उसी सन में यानी कि 2-3 महीने के बाद ओके लाइफ केयर की नींव रखी गई। यानी कि 2 नवंबर 2016 से ओके लाइफ केयर इस इंडस्ट्री में एक अपना योगदान दे पा रही है, और लगभग 3.25 साल का जो सफर अभी तक का तय किया है, तो बड़ा ये बोलो कि बड़ा संघर्ष का भी रहा है और बड़ा सेलिब्रेशन का भी रहा। दोनों चीजें ओके लाइफ केयर के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोगों की आज अचीवमेंट देख के लगता है कि जो संघर्ष हमने किया था, जो विचारधारा डीके सर लेके चले थे, उस विचारधारा का जो रिजल्ट है, उस विचारधारा का जो सेलिब्रेशन है, या उस विचारधारा का जो डोमिनेंस है, आज मार्केट में हम देखने को मिल रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं। ओके लाइफ केयर ही नहीं रही है, ये लोगों की आवाज बन गई है। मैं हमेशा बोलता हूँ, राइट नाउ एक कदम आगे हैं हम, ये तो हमारा नारा था ही। राइट नाउ सर, आपने जो विचारधारा रखी थी, लोगों की ये वॉइस भी बन गई है। राइट नाउ ओके लाइफ केयर द वॉइस ऑफ एथिकल डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स। तो इसके लिए आपको हम मुबारकबाद देना चाहते हैं, और आपका जो विचार, थैंक यू, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में आप लोगों ने दिन रात मेहनत की। तो मैं सबसे पहले हम आपकी अदालत में तो नहीं है, पर जनता की अदालत में जरूर बैठे हैं कि आपसे बड़े तीखे सवाल मैं पूछने वाला हूं, क्योंकि आज यहाँ गुरु चेले वाली बात नहीं होने वाली है। आज यहाँ से मैं जनता की तरफ से नॉमिनेटेड हूं, तो आपसे हम सब लोग जो भी ऐसा काम करता है जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व होती है, वो सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं राइट वॉइस को रेज करने के लिए। मतलब जो सही आवाज है उसका प्रतिनिधित्व अगर आप नहीं कर पाए, उसकी लीडरशिप अगर आप नहीं कर पाए, अगर उसको रेज आप नहीं कर पाए, तो फिर बेमायने हो जाती है आपकी पोजीशन। जी 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 जी। तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि सर 2016 का वो सन था जब ओके लाइफ केयर हमने ऑफिशियली स्टार्ट की। मुझे वह दिन याद है, और सारी चीजें आपके साथ सीखी भी हैं और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी की है। पर मैं आपके आपके नजरिए से ये चीज सुनना चाहता हूं, देखना चाहता हूं आपके विचारधारा से ही, ओके लाइफ केयर का स्टार्ट करने का विचार, क्योंकि आपका इससे पहले एज ए लीडर इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा अनुभव रहा था ओके लाइफ केयर से पहले। तो आपका ओके लाइफ केयर को स्टार्ट करने का विचारधारा कैसे मन में आई, क्या ख्यालात कैसे आए आप सर? देखिए विक्रांत जी, आप तो खैर इस जर्नी के साथी रहे हैं, पर मैं चाहता हूं कि ये सबको भी पता चले ओके लाइफ केयर बेसिकली क्या। एज ए लीडर मैं 99 में इस इंडस्ट्री में आया, और मैंने बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे, बहुत सारे चैलेंजेस देखे, बहुत सारे सक्सेसेस भी देखी, बहुत सारे लोगों को नाकामयाब होते हुए भी देखा, बहुत सारे लोगों को कामयाब होते हुए। पर यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ जो 2-3 चीजें बहुत बड़ी चैलेंज बन के सामने आ रही थी। नंबर एक, यहाँ के लोग वहाँ, वहाँ के लोग वहाँ, वहाँ के वहाँ। ये तो एक चैलेंज था ही, जो आज भी हम देखते हैं कि इस कंपनी से उस कंपनी में, उस कंपनी से उस कंपनी में, उस कंपनी से उस कंपनी में, ये कॉर्पोरेट में रिलायंस, टाटा, अंबानी, अडानी, सब में चलता है। तो ये इसको तो आप नहीं रोक सकते। पर एक चैलेंज और था कि जो लोग ट्रेडिशनल मार्केट के बायर थे, या कस्टमर थे, या सेलर थे, या डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो लोग डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखते थे। हम जब भी बिजनेस को लेके मार्केट में जाते थे तो बहुत सारे चैलेंजेस जो फेस करने पड़ते थे, और काम करते हुए बहुत लंबा अरसा हो गया था। वो चीज कहीं ना कहीं पीस के तौर पे अंदर में कहीं पे ही वो चीज कहीं ना कहीं पे तकलीफ देती थी कि यार ऐसा क्यों है कि पूरी मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस अलग है और हमारी मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस अलग है। बहुत सारी कंपनियां इस इंडस्ट्री में काम कर रही थी, कुछ अच्छी भी थी, कुछ बहुत हाइपर मार्केटिंग करने वाली भी थी, कुछ सूपलैंड को ही बहुत महंगे दाम बेचने वाले थे, कुछ लोग हॉलीडे टूर रिजॉर्ट पता नहीं क्या क्या बेचने वाले थे। तो सब लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। और जितनी कंपनियां प्रोडक्ट बेचने भी थी, वो प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो महंगा बेच रही थी, प्रॉब्लम ये थी कि वो अल्टो के रेट का जो था ना, अल्टो का कोई प्रोडक्ट, मान लो अल्टो है मारुति का, तो अल्टो के लिए अगर कोई आदमी स्विफ्ट की कीमत मांगे तो वो थोड़ा सा नाजायज लगता था। स्विफ्ट के लिए स्विफ्ट की कीमत मांगे तो लगता है कि चलो फिर ठीक है। तो मर्सिडीज के लिए मर्सिडीज की कीमत मांगे तो फिर लगता है चलो ठीक है। लेकिन जब आप स्विफ्ट के लिए ये कहें कि आपको अगर हमारी गाड़ी लेनी है, हमारी गाड़ी चलानी है, क्योंकि हमारी गाड़ी चलाने से आमदनी आती है,
तो आपको जी हमें कीमत मर्सिडीज की देनी पड़ेगी। जी वो चीज एक बहुत बड़ी बैरियर के तौर पे मेरे दिमाग में थी, वो बार बार मुझे कचोट रही थी, वो बार बार मुझे ट्रिगर कर रही थी कि अगर कभी लाइफ में कुछ करना हुआ तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो स्विफ्ट के बदले में मर्सिडीज की कीमत ली जाती है इसके खिलाफ काम करेंगे। स्विफ्ट को स्विफ्ट के रेट पे बेचा जाएगा, अल्टो को अल्टो के रेट पे बेचा जाएगा। मर्सिडीज वाले, मैं नहीं कहता महंगे प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, लेकिन वो फिर उस कीमत को वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करने वाले होने चाहिए। मैं नहीं कहता आप 2000 की क्रीम मत लेके आओ, उसका कस्टमर है। मैं नहीं कहता आप 7000 का परफ्यूम मत लेके आओ, उसका कस्टमर है। लेकिन वो फिर प्रोडक्ट 7000 को जस्टिफाई करता हुआ होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट 1000 रुपए का और आप उसे बेच 7000 का। तो वो एक मेरे दिमाग में था, और जी जब इसको करने का विचार आया तो मुझे लगा किसी न किसी को तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, किसी न किसी को तो इस रेवोल्यूशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। राइट प्राइस पे, प्राइस वॉर पे ट्रेडिशनल मार्केट को कंपटीशन करने वाली डायरेक्ट सेलिंग को जन्म देने के लिए, उसको इनिशिएट करने के लिए किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनना बनना पड़ेगा। पड़े। जी राइट, तो राइटली वो राइटली सेड सर। तो वो जब ओके लाइफ केयर के पीछे एक ही विचार था कि ये जो इतने सालों से चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, ओवर प्राइस, साइट मेंटेनेंस, 25 तरह की कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस, साइट और सेलिंग, इससे बाहर इंडस्ट्री को निकालने के प्रयास के तौर पे उस दर्द जो तकलीफ थी इतने सालों की डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उस दर्द को कम करने के लिए अपने दोस्तों के साथ सही एक प्लेटफॉर्म को डेवलप करने का प्रयास किया। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, माता रानी की कृपा रही कि हम ओके लाइफ केयर को न सिर्फ बना पाए बल्कि उसे सक्सेसफुली रन भी कर पा रहे हैं। और आज बहुत सारे लोग हमें फॉलो करने पे जी जी फोकस कर रहे हैं। बहुत आपने आई थिंक इसका मैं कंक्लूड करूं तो इस क्वेश्चन का यही है कि आपने जो वैल्यू फॉर मनी का जो असली मतलब था इस इंडस्ट्री का, वो विचारधारा आपने इस ओके लाइफ केयर की स्टार्टिंग से ही लेके चली, और आज आई थिंक इसी का कमाल इसी विचारधारा का कि ओके लाइफ केयर एज ए कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में एक अपना उभरता हुआ आगे भविष्य है और वो उभरती हुई कंपनी है। सर आपसे मैं एक दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा कि आप हमेशा R&D टीम को बोलते हैं कि हमें प्रोडक्ट बहुत हाई क्वालिटी का चाहिए, यदि हेल्थ के प्रोडक्ट चाहिए तो ऐसी पोटेंसी होनी चाहिए जो लोग हेल्थ बेनिफिट उनके खाते ही यानी कि डे फर्स्ट से लेना स्टार्ट करें। क्या हम ऐसे प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं? तो पर मैं इस दूसरी चीज को, आपने R&D को तो इतना हाई हाई बीवी सॉरी हाई पोटेंशियल वाला प्रोडक्ट देने का, हाई क्वालिटी वाला आपने बोला, पर आपने क्या इस इंडस्ट्री में हाई बीवी को जो प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि बीवी बीवी से मेरा ज्यादा मतलब नहीं था, आपने ही सिखाया है, पर मैं लोग पूछते हैं कि प्रोडक्ट के जो विचारधारा थी आपने जो इंडस्ट्री की हाई बीवी की, वो कॉपी क्यों नहीं की? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट का बीवी है वो ज्यादा नहीं, हम लोगों के लीडरशिप की पे आउट की ज्यादा बात करते हैं। तो आप मुझे इसका जवाब कैसे देना चाहेंगे कि आपने वो विचारधारा कॉपी क्यों नहीं की जो हाई बीवी की इस इंडस्ट्री में डोमिनेट थी आज से दो आपकी 3 साल सवाल पहले? आपके सवाल को सुन के ना मुझे हंसी आ रही है। मतलब आप पता क्या कह रहे हो? आप ये कहना चाह रहे हो कि जी आपने है ना गाड़ी को भगाओ 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 की तो कह रहे हो, गाड़ी को भगाओ भगाओ भगाना चाहिए गाड़ी को, और ब्रेक निकाल दो। ओके। अगर गाड़ी को भगाओगे और गाड़ी में सही ब्रेक नहीं होंगी तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा डेफिनेटली सर। देखिए, दो चीजें हैं। जब आप हाई रिव्यू देने जाते हो तो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करते हो और प्राइसिंग को हाई ले जाते हो। मुझे एक बात बताइए, आप किसी भी प्रोडक्ट पे 500% बिजनेस वॉल्यूम दे दें, अगर वो प्रोडक्ट बिकेगा ही कम तो 500% बिजनेस वॉल्यूम किसका कैरियर बना देगा? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, आपको बिजनेस वॉल्यूम देने से पहले ये देखना पड़ेगा, ये निर्धारित करना पड़ेगा कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट में उतार रहे हैं उसका प्राइसिंग सही है। आज अगर आप देखते होंगे कोई भी गाड़ी आने वाली है, फॉर एग्जांपल आज टोयोटा की कोई गाड़ी इंडिया में आना चाहती है, महिंद्रा की आना चाहती है, टाटा की आना चाहती है, और हम बात करते हैं जी वो गाड़ी इंडिया में आने वाली है, तो इंडियंस का पहला क्वेश्चन मालूम है क्या होता है? ये नहीं होता कब आएगी, उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कितने में आएगी।
राइट 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 राइट, यानी कि प्राइस कॉन्शियस मार्केट है, तो आपने तो सबसे पहले आपको ये इंतजाम करना है कि आपका प्राइस वो रहे जिसपे वो प्रोडक्ट बिकने की उसकी जो रफ्तार है, उसकी जो पेनिट्रेशन है, उसकी जो सेल पावर है, वो जो मार्केट है। जैसे मैं अभी बात करूं टूथपेस्ट की मार्केट, तो टूथपेस्ट की मार्केट लगभग 10,000 करोड़ की मार्केट है। राइट अगर मैं हेयर ऑयल की मार्केट की बात करूं तो इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन अगर आपका प्राइस उस मार्केट में एंट्री ही नहीं कर पाएगा, उस मार्केट को कैच ही नहीं कर पाएगा, उस मार्केट के कस्टमर को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो आपका प्रोडक्ट लाना और नहीं लाना दोनों बेकार है। और मैं फिर बड़ी बात कर रहा हूं, अगर बिजनेस वॉल्यूम इतना बड़ा रोल प्ले करता होता तो हिंदुस्तान लीवर का कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता, पतंजलि का कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता, डाबर का कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता, बिहार का कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता, आईटीसी का कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता। ये सारे प्रोडक्ट मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ के बिक रहे हैं। हिमालय का प्रोडक्ट बिक रहा है, क्या वो बिजनेस वॉल्यूम देते हैं? नहीं नहीं देते, बिल्कुल नहीं, नहीं देते। जब हिंदुस्तान में जीरो बिजनेस वॉल्यूम के लिए भी ग्राहक है, तो लो बिजनेस वॉल्यूम के लिए ग्राहक नहीं होगा, ये कौन कह सकता है? राइट राइट राइट, ये धारणा उन लोगों की है जिन लोगों ने सिर्फ एक चीज बनाई है कि प्रोडक्ट को हाई सेल पे भेजो, हाई कमीशन बनाओ। मैं कहता हूं हाई परसेंटेज ऑफ कमीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई परसेंटेज ऑफ मार्जिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाई सेल। राइट क्योंकि अगर जितना आपके पास कस्टमर बेस बड़ा होगा, उतनी आपकी रीपर्चेज बड़ी होगी, जितनी आपकी रीपर्चेज बड़ी होगी उतनी इनकम आपकी लगातार ग्रो करेगी, और उतनी इनकम आपकी स्टेबल ग्रो करेगी। अमूमन कंपनियां जो हाई बिजनेस वॉल्यूम की कंपनियां आप देखेंगे, उनके पे आउट्स ऐसे जिगजैग होते हैं, किसी महीने 15-20 लाख लीटर का बढ़ गया, किसी महीने 15-20 लाख कम हो गया। लेकिन विक्रांत जी, आपने हमारे यहाँ कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी ताकत है वो है रीपर्चेज की ताकत। राइट 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 राइट। तो हमने पहले जिस चीज पे काम किया, प्रोडक्ट बनाते हुए हमने दो चीजों पे काम किया। नंबर वन, प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई लेवल पे रहनी चाहिए, और प्राइस ऐसा होना चाहिए कि वो ट्रेडिशनल मार्केट की जो कैप है, प्राइस कैप है, उसको ब्रेक करता हुआ मार्केट में जाए और एक आम कस्टमर को अपने साथ कनेक्ट कर ले। क्योंकि विद द टाइम वो कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, डायरेक्ट सेलर बन सकता है। वो अगर हमारे डायरेक्ट सेलर पे आप धंधा करने लग जाओ, कस्टमर हो ही नहीं, सिर्फ वही आदमी, मतलब आपका बेचने वाला ही खरीदार रह जाए, तो फिर ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं हुई सर। जी जी, आपके पास डायरेक्ट आप मुझे बताओ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां डायरेक्ट सेलर के लिए काम करती हैं, उनके साथ डायरेक्ट सेलर जुड़े होते हैं या कस्टमर जुड़े होते हैं? यानी कि आपका कहने का मतलब यहाँ पे है सर, जो नॉन मेंबर कस्टमर है हमारे, जिसको आप एंड यूजर या बिल्कुल जो एक्सक्लूसिव कस्टमर की भाषा में डेफिनेशन दी जाती है, तो उसका जो बिहेवियर है और उसकी जो बाइंग कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इन चीजों को प्लान करते हैं। देखिए, मैंने दो चीजों पे काम किया। मैंने लो बीवी के साथ हाई परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया। अगर आप देखेंगे तो 77.5% और फिर 10% सीआरएफ, ऑलमोस्ट 87.5% का आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये जो है, बीवी भले ही कम है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो ओवरऑल जो परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंपनसेट होकर ऑलमोस्ट कहीं बराबर पे आ जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है, लो प्राइस रखने के कारण, लो बिजनेस वॉल्यूम रखने के कारण आपकी मार्केट में एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, लेकिन पे आउट नहीं घटता है, पे आउट भी बढ़ जाता है। क्योंकि आपने पे आउट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 50, 45, 55 या 58 या 60 या 62 या 64 नहीं रखा है। दैट इज 77.5% प्लस में 10% सीआरएफ अभी आपका चल रहा है। तो ऐसे में आपका जो परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है प्लान के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और वो आपका एक तरह से कह दो बैकग्राउंड म्यूजिक वही है, पूरा फील वही देता है। तो आपके पे आउट्स बड़े होते चले जाते हैं बिजनेस वॉल्यूम कम होने के बाद। राइट राइट, यानी कि सीधा कहने का मतलब है कि बिजनेस वॉल्यूम का बांटने का जो तरीका और परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो डाउनलाइन का ओवर राइडिंग बोनस किसी भी अपलाइन को मिलता है। आपको मैं आज बता रहा हूँ, आने वाले समय में विक्रांत जी, कंपनीज को सिर्फ प्रोडक्ट के प्राइस नहीं कम करने पड़ेंगे, बिजनेस वॉल्यूम कम करके डिस्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यही एक लौता ऐसा तरीका है जो कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों को फायदा दे सकता है। राइट, यानी कि जब भी हम एक दूसरे को एक विचारधारा में जोड़ पाएंगे, कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर को। यस, उस पॉलिसी पे जो हमने बैलेंस बनाया है, कस्टमर के लिए हमने प्रोडक्ट का प्राइस नीचे रखा है, बिजनेस वॉल्यूम कम दिए हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हाई परसेंटेज में लेके गए हैं, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर भी कमा पाए और
कस्टमर भी आपका खुश रहे, वो बार बार आपसे खरीदता रहे। और ये पॉलिसी आज लिखवा लीजिए मुझसे, अभी लिखवा लीजिए मुझसे, कंपनीज को फॉलो करनी पड़ेगी। मेरा कॉन्फिडेंस ये कहता है, मेरी जो मार्केट सेंस है वो ये कहता है। राइटली सेड सर। मैं दूसरा आगे क्वेश्चन बढ़ाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी लंबी लिस्ट है हमारी। लोगों ने बहुत तरह तरह के सवाल पूछे हैं मेरे से। क्या आपको कभी डर नहीं लगा कि आप लो बीवी करके क्या आप मार्केट में आउट ऑफ साइट तो नहीं हो जाओगे जब भी आप डिसाइड कर रहे थे? मतलब दिल से बताना। देखिए एक चीज समझ लीजिए, जब आपने पहले दिन कंपनी बनाते हुए सबसे बड़ा ब्रेव डिसीजन ये लिया था कि कंपनी की चेयर पे बैठते हुए आपने सबसे बड़ा ब्रेव डिसीजन ये लिया था कि आप मार्केट जो काम कर रही है वो नहीं करना है, आपको वो काम करना है जो सही काम है। तो ऐसे में बट ऑब्वियस है आप धारा से अलग पहले की बात कर रहे हो, बट ऑब्वियस है आप जो मार्केट में लोगों ने सीखा है समझा है उससे अलग बात कर रहे हो, आप ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर करने की बात कर रहे हो जो कहीं बड़ी मार्केट है, कहीं ज्यादा। अगर आज सुशांत सिंह जी की आत्महत्या के बाद हम नेपोटिज्म पे बात कर रहे हैं, तो वो नेपोटिज्म तो हर सेक्टर में है ना, वो तो डायरेक्ट सेलिंग में भी है, वो तो यहाँ पे भी बड़े बड़े जो लोग हैं वो किसी को थोड़े ना बड़ा होना देना चाहेंगे, वो थोड़े ना किसी को चाहेंगे कि आए और मार्केट ग्रैब कर ले। ना कॉलगेट कभी चाहेगा कि पतंजलि मार्केट ग्रैब कर ले, दंत कांति मार्केट ग्रैब कर ले, ना कभी पेप्सोडेंट चाहेगा, ना कभी डाबर चाहेगा, कोई नहीं चाहता। यहाँ तो हर किसी को आगे अपनी विचारधारा को लेके आगे आगे बढ़ना पड़ता है। वो कितना उस विचारधारा पे अड़िग रह सकता है, वो कितना उस विचारधारा के साथ ग्राहक को और डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्ट कर सकता है, वो उस विचारधारा को कितना सशक्त तरीके से मतलब आगे बढ़ा सकता है। ये डर और ये चीजें पता है कहाँ होती है? ये वहां होती है जब आप कोई गलत चीज कर रहे हो। जब आप मार्केट को सही दिशा में लेके जा रहे हो तो डर नहीं होता, इनफैक्ट एक अग्रेशन होता है, एक मोटिवेशन होता है, एक पर्पज होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपकी लाइफ के लिए आपके पास कोई पर्पज है ना, तो यू कैन डेवलप ए बेटर लाइफ। तो मेरे पास एक पर्पज था इस इंडस्ट्री को पॉजिटिव साइड में लेके जाने का, जो यहाँ इस इंडस्ट्री ने सब कुछ अच्छा करने के बाद भी, इस इंडस्ट्री ने इतने अचीवर्स देने के बाद भी, इस इंडस्ट्री में इतने लोगों की लाइफ चेंज होने के बाद भी, ग्रास रूट से बंदा आया और उसने लाइफ में वो अचीव कर लिया जो बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं अचीव करते हैं। उसके बाद भी इस इंडस्ट्री की अगर रेपुटेशन खराब थी, इस इंडस्ट्री को लेकर लोगों की धारणाएं अलग थी और गलत थी, तो ऐसे में किसी न किसी को उन पॉइंट्स को करेक्ट करना पड़ेगा जिनके कारण ऐसी धारणाएं बनी हुई थी। हमने वही प्रयास किया। लो बिजनेस वॉल्यूम का रिस्क पूरी मार्केट में इनिशियली तो बहुत था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला बिजनेस वॉल्यूम कम है, बिजनेस वॉल्यूम कम है, बिजनेस वॉल्यूम कम है, पे आउट बनता है बिजनेस वॉल्यूम से। जिसको जो सिखाया गया है वो तो भाषा भी तो वही बोलेगा ना। तो हमने एक चीज कहा कि बिजनेस वॉल्यूम से पे आउट नहीं बनता है। या आज भी लिख लीजिए, बिजनेस वॉल्यूम से पे आउट नहीं बनता है। आपका 500 बिजनेस वॉल्यूम है लेकिन आपने सेल ही नहीं की, तो बिजनेस वॉल्यूम से पे आउट कैसे बनेगा? बिजनेस वॉल्यूम ही जनरेट कैसे होगा अगर सेल नहीं हुई तो? क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर सेल। और आपकी सेल के पीछे कई सारे कारण हैं। आपकी सेल के पीछे आपका प्राइस एक कारण है, आपकी क्वालिटी एक कारण है, आपकी पैकेजिंग एक कारण है, आपकी इंटीग्रिटी एक कारण है, आपकी ट्रेनिंग एक कारण है, आपकी फॉर्मुलेशन एक कारण है, आपकी प्रेजेंस एक कारण है, आपकी सर्विसेज एक कारण है, आपकी इंटेंशन एक कारण है। बहुत सारे रीजन है उस प्रोडक्ट के पीछे। और वो प्रोडक्ट जब सेल में जाता है और उसकी सेल होती है तो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होते हैं। अगर सेल ही नहीं होगी तो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कहां से होगी? ऐसे तो फिर सूट लेंथ वाली कंपनियां भी सही थी जो 300 रुपए के सूट लेंथ को 10,000 का बेचती। बिजनेस वॉल्यूम और पे आउट तो उनमें ज्यादा था, लेकिन आज वो क्यों नहीं दिखाई देती? आज वो क्यों खत्म होती जा रही है? जो हाल सूट लेंथ का हुआ वही ओवर प्राइस प्रोडक्ट मार्केट का भी होना है, ये आज लिखिए। राइटली सेड सर। जो देख ही पा रहे हैं मार्केट में जो आज चल रहा है, यानी अपकमिंग जो लीडर्स इस मार्केट में अपनी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बजाय एज ए ओनर बनना चाहते हैं, वो दिख भी रहा है कि लोग इसी विचारधारा को अब सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आप प्लान के बारे में पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में आया तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर यदि मैं सोचूं, एज ए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर सोचूं, तो प्लान भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। तो जो ये 2 लाइन का सीधा सीधा जो तीर जैसा प्लान आपने सोचा, मैं ये कहना चाहता हूँ इसका विचारधारा कहाँ से आई? इससे पहले तो मैं देख रहा था कि मतलब ऐसा ये पहाड़ नदियों वाला प्लान था, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, कभी साइड में, मतलब अपनी मनमर्जी से चलने वाला प्लान था।
ये मुझे लग रहा है कि सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल जो आपने डिजाइन किया है, जिसमें कंसिस्टेंसी फैक्टर भी है, जिसमें एक न्यू कमर भी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है कि आप 50-50 हजार बिजनेस वॉल्यूम करके कंपनी के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा आप पा सकते हैं। तो ये विचारधारा आपकी इतने सिंपल प्लान देने की कैसे बनी, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, बहुत सारी चीजें, मैंने कहा ना कि एक लीडर के तौर पे जो अनुभव रहा वो अच्छा भी रहा, बुरा भी रहा। उसमें बहुत सारे जो जो मुझे चैलेंजेस नजर आए। बेसिकली क्या था, बाइनरी के अपने बेनिफिट्स थे, जनरेशन के अपने बेनिफिट्स थे, कहीं पे स्टेबिलिटी थी, कहीं पे ग्रोथ थी, कहीं पे कुछ था, कहीं पे कुछ था। तो एक चीज दिमाग में जरूर चल रही थी कि स्टेबिलिटी विदाउट ग्रोथ इज नथिंग। जी। आज आप 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, आज आप 1,00,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, आप 2040 में भी 1,00,000 रुपए महीना कमाएंगे। तो वो स्टेबिलिटी आपके लिए क्या होगा? तो वर्थलेस है। आप तो स्टेबल हो ना जी, लेकिन आप डेप्रिशिएट होते जा रहे हो। राइट जैसे जैसे महंगाई बढ़ती चली जाएगी, आपकी इनकम डेप्रिशिएट करना चालू कर। राइट राइट। आज आपकी जो वर्थ होगी वो उस समय नहीं रह पाएगी। आज 1,00,000 रुपए में आप बड़े अच्छे से घर चला पा रहे हैं, 2040 में नहीं चला पाएंगे। राइट। गैस महंगी हो जाएगी, डीजल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, मकान का किराया महंगा हो जाएगा, दूध महंगा हो जाएगा, बिजली महंगी हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या महंगा हो जाएगा, फल महंगा हो जाएगा, सब्जियां महंगा हो जाएंगी, स्कूल की फीस महंगी हो जाएगी, जो टाई आपने लगा रखी है महंगी हो जाएगी, आपके शर्ट महंगी हो सकती है, और 2500 चीजें महंगी हो सकती हैं। तो ऐसे में मेरा कहने का मतलब है, हो सकता है गाड़ियां उस दूर तक और महंगी हो जाएंगी, उस दूर तक ट्रांसपोर्टेशन और महंगा हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बदल सकता है उस समय तक। तो आज का 1,00,000 रुपए महीना आना और आज से 20 साल बाद भी 1,00,000 रुपए महीना आना, ये स्टेबल इनकम कहलाती है। लेकिन स्टेबल इनकम में ग्रोथ नहीं है। बाकी आप स्टेबल हो सकते हैं, आपकी इनकम स्टेबल हो सकती है, लेकिन मार्केट की महंगाई को स्टेबल कौन करेगा? मार्केट की महंगाई को स्टेबल नहीं किया जा सकता, वो ग्रो करती रहेगी। डेप्रिसिएशन ऑफ मनी को स्टेबल नहीं किया जा सकता, डेप्रिसिएशन ऑफ मनी चलता रहेगा। हमने हमारे बुजुर्गों से सुना है, मेरे दादाजी कहते थे कि 4 आने में हम यहाँ पे भी घूम आते थे, वहां पे भी घूम आते थे, ये भी ले आते थे, वो भी ले आते थे, और फिर 2 आने बच जाते थे। राइट। हमारे फादर साहब से हमने सुना है 100 रुपए में ये ले आते थे और इतना बच जाता था। आज हम ये बात कह ही नहीं पाते 2000 में ये ले आते थे और ये बच जाता था। समटाइम तो हमें पता होता है कि 2000 हमने गाड़ी में फ्यूल के डलवाए थे और शाम तक खत्म। राइट राइट। तो आपका ट्रैवल भी खत्म नहीं हो पा रहा है। तो ये डेप्रिसिएशन ऑफ जो मनी है, इसको कैसे रोकोगे? आज 2000 रुपए में जो चीजें आ रही हैं, क्या वो 20 साल बाद भी 2000 में आएंगे? नहीं। यानी कि इकोनॉमिक्स का जो रूल ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हर पार्ट पे लागू होता है। वो हर पार्ट पे लागू है, वो आपके प्लान पे भी लागू है, वो आपकी पॉइंट वैल्यू पे भी लागू है, वो आपके बिजनेस पे भी लागू है, वो आपके प्रोडक्ट पे भी लागू है, वो आप पे भी लागू है, वो मेरे पे भी लागू है। जितना स्ट्रॉन्ग मैं आज हूँ, क्या आज से 25 साल बाद इतना स्ट्रॉन्ग रह जाऊंगा? राइट राइट। डेप्रिसिएशन ऑफ इम्यूनिटी पावर भी तो है ना। जी जी जी, आपका तो ऐसे में मेरा दिमाग में एक ही चीज थी कि जब महंगाई बढ़ेगी तो आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, और इनकम में कॉम्प्लिकेशंस जितनी कम हो, जितना आपका डायरेक्ट सेलिंग में इजीली डुप्लीकेट करने के लायक आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए, जितना इजी उसको मल्टीप्लाई करना हो, जितना जल्दी उसमें काम करना हो, जितना इजी उसको अंडरस्टैंड करना हो। देखो, आपको एक परसेंटेज बांटनी है, उसको आप 50 लाख बना के बांटो या 2 लाख बना के बांटो या 500 लाख बना के बांटो, आपकी परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑलमोस्ट वही रहनी है। राइट। तो ऐसे में या तो आप कॉम्प्लिकेटेड कर ले, और इसमें मैं आपको फिर बोलता हूँ, यहाँ पे बड़ी सारी चीजें हैं, कभी ना कभी इस मुद्दे पे भी डिस्कस करेंगे। और मेरा मानना यह है कि आपके प्लान में नीचे से लेके ऊपर तक बैलेंस होना चाहिए। जो आदमी फ्रेशर है, स्टार्टर है, आप उसको उसका हक दें। जो आदमी और थोड़ा सा मेहनत करके ऊपर जाता है तो उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उसकी इनकम बढ़नी चाहिए। और ऊपर जाता है तो उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उसकी इनकम बढ़नी चाहिए। और ऊपर जाता है तो उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उसकी इनकम बढ़नी चाहिए। नीचे से ऊपर तक एक ही पैरामीटर पे अगर आप बांट दोगे तो नए में और पुराने में, अनुभवी में ज्यादा काम करने वाले में, कम काम करने वाले में अंतर क्या रह जाएगा? और जो आदमी सीनियर है वो सुपरसीड भी नहीं होना चाहिए उसकी। अगर वो कोई टीम लेके आता है तो उस टीम का बिजनेस उसके बिजनेस में ही काउंट ना हो, पॉइंट टू पॉइंट जीरो हो जाए। तो ऐसा भी इस इंडस्ट्री में मैंने बहुत बार देखा कि लेवल टू लेवल कट हो जाते थे, या
डेप्थ कट हो जाती थी या 1-2 डेप्थ तक का इनकम रह जाता था। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस थे जो सालों से देखे थे। बस मेरे दिमाग में ये थी कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले आदमी के घर पे कंडीशंस नहीं जानी चाहिए। वो जो मेहनत कर रहा है, जो सेल कर रहा है, उसके बदले में उसका मेहनताना, उसका पसीना सूखने से पहले पर्याप्त मात्रा में उसके घर पे जाना। बहुत खूब सर। आई थिंक ये जो प्लान है वो पूरी मार्केट में ऐसी प्रैक्टिकली एविडेंस भी दे रहा है। ये नहीं है कि आप ये वो आने वाले टाइम में ऐसा होगा। इसमें हमें दिख भी रहा है कि इजीली लोग लाख रुपए की इनकम, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख की इनकम तक इस प्लान में अचीव कर चुके हैं। और जिस तरीके की ग्रोथ और हम देख पा रहे हैं आने वाले टाइम में, सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर के हक में जाने वाली हैं। मुझे हमेशा एक एज ए इस इंडस्ट्री का पार्ट होते हुए सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में हम बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स हैं। वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी